वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज है डे टू। आज हम लोग सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। चैप्टर हम लोगों ने जो स्टार्ट कर दिया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था कि कितने तरह कंपनी होता है, कंपनी होता क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डिविडेंड क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, शेयर कैपिटल कितने तरह का होता है। और इस पर हम लोगों ने डिटेल अपना एक वीडियो भी बना रखा है जो यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसका शेयर का वैल्यू है 10 रुपया, उसका शेयर का वैल्यू है 10 रुपया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया है। तो ये जो 10 रुपया का फेस वैल्यू है, ये कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में ले सकता है, ठीक है। कंपनी ये पैसा इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से ले सकता है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल समझते हैं, एक स्टूडेंट है, ठीक है। वो कॉलेज में पहले एप्लीकेशन जमा करता है, पहले स्टूडेंट खुद अप्लाई करता है कॉलेज में एडमिशन के लिए। और जब वो एप्लीकेशन जमा करता है तो थोड़ा पैसा देके जमा करता है। सपोज एप्लीकेशन को उसने 1000 रुपया देके फिर कॉलेज में अप्लाई किया है, ठीक है। क्या होगा, उसका एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट हो जाएगा या तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसको बेंच अलॉट किया जाता है, ठीक है। कॉलेज में उसको बेंच अलॉट किया जाता है, एक स्पेस अलॉट किया जाता है, क्लास अलॉट किया जाता है, सेक्शन अलॉट किया जाता है, सब्जेक्ट अलॉट किया जाता है, ठीक है। और तब जाके वो स्टूडेंट बनता है। इसका मतलब ऐसा ही कहानी कंपनी में भी है। तो कंपनी में पहले क्या होगा, इंडिविजुअल्स या पर्सन जो भी हैं वो लोग क्या करेंगे, पहले शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, पहले अपना एप्लीकेशन जमा करेंगे। अगर कंपनी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, रिजेक्ट कब कर सकता है, मान लो जो इंडिविजुअल उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर रखा है, ठीक है, उसको अलाउड नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, माइनर है, ठीक है। इस सब केस में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो कंपनी क्या करेगा, उस पैसा को लेकर रख लेगा और उसको ट्रांसफर कर देता है कैपिटल में। मतलब कंपनी अपना कैपिटल का पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ले रहा है। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। इसमें मान लो एप्लीकेशन कितना है, सपोज एप्लीकेशन है 2 रुपया करके, एप्लीकेशन है 2 रुपया, ठीक है। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया और एप्लीकेशन कितना है, 2 रुपया है। तो शेयर होल्डर मान लो किसी को 1000 शेयर परचेज करना है, ये शेयर होल्डर है, ठीक है, शेयर होल्डर है ये। इसको इसका एक नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है रिंकू सिंह, ठीक है। अभी तुम लोग देख रहे हो कि रिंकू सिंह अभी आयरलैंड के साथ क्रिकेट खेल रहा है, मतलब आयरलैंड के टूर पे गया, वो क्रिकेट खेल रहा है कि क्या बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो आयरलैंड पे टूर पे गया हुआ है, बैटिंग कर रहा है वहाँ पे वो, ठीक है। और तो हम लोग उसी को अभी हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं। रिंकू सिंह बहुत अच्छा क्रिकेटर है, तुम लोगों ने देखा होगा। ओके, सो रिंकू सिंह को मन हुआ कि उसके पास भाई बहुत सारा पैसा आ गया है, तो क्यों ना वो शेयर परचेज करे। तो रिंकू सिंह ने 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन जमा किया है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना परचेज करना चाहता है रिंकू सिंह, 1000 शेयर्स। और एप्लीकेशन कितना करके है, 2 रुपया करके है। तो 1000 शेयर्स पे 2 रुपया करके कितना रुपया जमा करेगा, 2000 रुपये। देखो कितना अच्छा आंसर दिया। देखो हम बता रहे हैं, इतना अगर तुमको समझ में आएगा, तुमको चैप्टर समझने कोई रोक नहीं सकता है। तुमके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। सारा केला कॉन्फिडेंस वाला है। 1000 शेयर्स परचेज कर रहा है शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर रहा है 1000। तो एप्लीकेशन पे 2 रुपया करके जमा करना है हर शेयर पे। तो हर शेयर पे अगर 2 रुपया जमा करना है तो एप्लीकेशन पे 1000 शेयर्स के नाम पे कितना जमा करेंगे हम लोग, कहाँ जमा करेंगे, कंपनी के बैंक अकाउंट में। और हम लोग फॉर्म भी फिलअप करेंगे, ठीक है। जो भी लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे, फॉर्मेलिटीज फॉलो करेंगे। इसके बाद क्या होगा, या तो मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा कंपनी द्वारा, या तो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो आगे चल के हमको कंपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगेगा, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। सपोज अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपया करके है, कंपनी हमसे नेक्स्ट अलॉटमेंट का पैसा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे जो रिंकू सिंह है उसको शेयर्स अलॉट किया जाएगा और रिंकू सिंह शेयर होल्डर बन जाएगा जैसे उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। क्या एप्लीकेशन जमा होते ही रिंकू सिंह शेयर होल्डर बन जाएगा, नहीं। उसने तो अप्लाई किया है, तो अप्लाई किया तो उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकता है या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। अलॉटमेंट देने के बाद अलॉटमेंट स्टेज पे रिंकू सिंह को क्या मिलेगा, शेयर्स अलॉट किया जाए कंपनी द्वारा, ठीक है। जैसे तुमने एप्लीकेशन जमा किया था अपना कॉलेज में, तो तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो तुमको क्लास अलॉट किया गया, बेंच अलॉट किया गया, सेक्शन अलॉट किया गया, क्लियर। वैसे रिंकू सिंह का जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसको शेयर्स अलॉट किया जाएगा। फिर उसको कितना रुपया करके देना, हर शेयर पे 4 रुपया।
और रिंकू सिंह ने कितना शेयर्स परचेज कर रखा है? 1000 शेयर्स। तो एक शेयर पे अगर हमको 4 रुपया जमा करना है तो 1000 शेयर पे कितना जमा करना है? 4000। और कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है, ठीक है, 10 रुपया है। मान लो कंपनी उससे फर्स्ट कॉल पे पैसा मांग रहा है। फर्स्ट कॉल, ये सब इंस्टॉलमेंट्स का नाम है। फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रहा है? मान लो 1 रुपया करके मांग रहा है, ठीक है, 1 रुपया करके मांग रहा है फर्स्ट कॉल। कुछ भी हो सकता है, 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो रिमेनिंग फाइनल कॉल या फिर सेकंड कॉल पे कितना रुपया मांगेगा कंपनी उससे? 10 का शेयर था, 2 रुपया एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट, 2 और 4 कितना हो गया? 6, 1 रुपया फर्स्ट कॉल, 7 रुपया। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचता है? ऐसा कोई जरूरी है क्या कि सिर्फ 2 ही कॉल हो? नहीं, कॉल अनगिनत हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई ये हो सकता है कि यही फर्स्ट कॉल है, यही फाइनल कॉल है, हो सकता है ये सेकंड कॉल है, इसके बाद भी कॉल आ जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी किस तरह से अपना पैसा डिमांड करता है, शेयर होल्डर से कैपिटल का पैसा मांग रहा है। तो ये फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, या फिर पार वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। तो फेस वैल्यू था शेयर्स का 10 रुपया। शेयर होल्डर को इस तरह से पैसा जमा करना था, क्लियर। तो शेयर होल्डर क्या करेगा? पहले शेयर होल्डर अप्लाई करेगा कंपनी को। प्रोसीजर क्या होता है? पहले कंपनी जब अपना ऑफर लेके आता है तो कंपनी कैसे इन्फॉर्म करेगा पब्लिक को? न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, अदर मीडिया उसके थ्रू इन्फॉर्म करेगा कि कंपनी अपना ऑफर लेके आ रहा है, कंपनी शेयर इशू का ऑफर लेके आ रहा है, ठीक है। जब पहला बार कोई कंपनी शेयर इशू करता है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ऐसा नहीं कि एक ही बार उसको कैपिटल चाहिए, जब दोबारा करेगा उसको बोलेंगे एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो आईपीओ हो सकता है या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर हो सकता है। जब हम लोग कंपनी से शेयर परचेज करते हैं ना तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है, प्राइमरी मार्केट से परचेज कर रहे हैं, क्लियर। तो कंपनी अपना इस तरह से पैसा डिमांड कर सकता है, मतलब शेयर होल्डर को पैसा एक बार में नहीं देना है। इसने कितना शेयर परचेज किया था रिंकू सिंह ने? 1000 शेयर। उस पे एक शेयर का दाम कितना था? 10 रुपया। तो 1000 शेयर पे इसको कितना रुपया देना है? 10,000 रुपया। यही इसका लाइबिलिटी है। और शेयर होल्डर का लाइबिलिटी देखो लिमिटेड है, इट इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर। जितना रुपया का फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स शेयर होल्डर ने परचेज कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, उतना तक ही लिमिटेड है, ठीक है। जितना रुपया का फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब कर रखा है या फिर परचेज कर रखा है उतना तक ही लिमिटेड है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि रिंकू सिंह ने 1000 शेयर्स परचेज किया था, 10 रुपया करके शेयर का फेस वैल्यू है। तो रिंकू सिंह का लाइबिलिटी कितना है? वो कंपनी को मैक्सिमम कितना रुपया देगा? 10,000 रुपया, उससे ऊपर 1 रुपया नहीं देगा, ठीक है। मतलब शेयर होल्डर का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर, परचेज बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। और इसको ये 10 रुपया क्या एक बार में पे करना है? नहीं, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पे करना है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, क्लियर। तो एप्लीकेशन पे पहले कंपनी पैसा मांगेगा कि पहले शेयर होल्डर बैंक में जमा करेगा? पहले शेयर होल्डर बैंक में जमा करेगा। कहानी इस तरह से स्टार्ट होता है, पहले तुमने कॉलेज में एडमिशन के लिए खुद अप्लाई किया था, कॉलेज तुम्हारे घर चल के नहीं आया था, कॉलेज ने एक जनरल ऑफर रिलीज किया था। जनरल ऑफर मतलब जो सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी इस ऑफर को क्लेम कर सकता है, ठीक है। और तुमने उस ऑफर पे अपना एक्सेप्टेंस दिया था एप्लीकेशन जमा करके। तो पहले क्या होगा? शेयर होल्डर अप्लाई करेगा शेयर्स के लिए, और जब अप्लाई करेगा तो वो पहले कंपनी का बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा। इस एग्जांपल में रिंकू सिंह जो हमारा शेयर होल्डर है, ठीक है, वो कितना रुपया जमा करेगा एप्लीकेशन पे? 2000 रुपया। 1000 शेयर्स पे 2 रुपया करके 2000 रुपया बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। किसका बैंक अकाउंट में? कंपनी का बैंक अकाउंट में। तो कंपनी क्या करेगा? अलग अलग शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगा, फिर सबका एप्लीकेशन को एनालाइज किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सबका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट होने के बाद उस पैसा को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में, ठीक है। याद अगर हो, अगर बचपन में तुमने बैलेंस शीट सीखा होगा तो बैलेंस शीट में एक तरफ बैंक होता है, ऐसा नहीं दिखता है कंपनी बैलेंस शीट, बट अभी लोग देख ले रहे हैं थोड़ा सा ऐसे करके, और एक तरफ शेयर कैपिटल होता है। तो तुम देखो पैसा तो बैंक अकाउंट में है, बट किस नाम से पैसा है? शेयर कैपिटल के नाम पे, ठीक है। तो बैलेंस शीट कैसा है? जैसे मान लो हम लोग आईना के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने, तो हम लोग ओरिजिनल फिगर है, ठीक है, और जो मिरर में है वो हमारा रिफ्लेक्शन है। वैसे ही बैलेंस शीट में 2 तरफ है, एक ओरिजिनल डेटा कहाँ होता है? सारा ओरिजिनल
ओरिजिनलिटी कहाँ पे है, पैसा कहाँ पे है, बैंक अकाउंट में है, बट किस नाम से पैसा है, शेयर कैपिटल के नाम पे। क्लियर? तो ऐसे करके क्या होगा, शेयर होल्डर। नेक्स्ट अलॉटमेंट से क्या होगा, अलॉटमेंट से कंपनी पहले पैसा मांगेगा। जैसे तुमने कॉलेज में एडमिशन करवा लिया तो कॉलेज वाला तुमको पहला मंथ में नोटिस दे देता है कि पहला मंथ अभी तुम्हारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, तुम्हारा फीस ड्यू हो गया है, ठीक है, और तुमको अपना फीस पे कर देना है। या फिर मान ट्यूशन में तुमने अपना एडमिशन करवा लिया तो ट्यूशन वाला जो सर है तुम्हारा वो तुमको ऐसे बता देगा कि तुम्हारा फर्स्ट मंथ एंड हो गया है, तुमको अपना फीस पे कर देना है। क्लियर? तो पहले क्या होता है, एप्लीकेशन पे पैसा कौन पहले जमा करेगा, शेयर होल्डर। कंपनी के बैंक में पैसा आएगा, फिर कंपनी उस पैसा को एक्सेप्ट करके रख लेगा, और नेक्स्ट डे से पैसा पहले कौन मांगेगा, कंपनी। पहले कंपनी पैसा मांगेगा, फिर शेयर होल्डर पे करेगा। मतलब एप्लीकेशन का पहले पैसा रिसीव का एंट्री होगा और फिर ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री होगा। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन का पैसा लेके रख लेंगे, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। वैसे अलॉटमेंट से एंट्री उल्टा हो जाएगा, कहानी उल्टा हो जाएगा। अलॉटमेंट से पैसा कौन मांगेगा, पहले कंपनी, फिर शेयर होल्डर पे करेगा। फर्स्ट कॉल भी पहले कंपनी मांगेगा, फिर शेयर होल्डर पे करेगा। फाइनल कॉल भी पहले कंपनी मांगेगा, फिर शेयर होल्डर पे करेगा। तो इस पे जर्नल लिख लेते हैं, हेडिंग दे दो जर्नल एंट्रीज। कॉपी में हेडिंग दे देंगे बैलेंस शीट के बाद जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज तो कुछ बेसिक जर्नल है जो सबका +2 लेवल क्लास 12 में भी किया हुआ है, ठीक है। तो वही सब एंट्रीज आएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा जो हम लोग मेन सब में जाएंगे। सबसे पहले लिख दो नंबर 1 ऑन एप्लीकेशन। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पहला एंट्री, एप्लीकेशन के में क्या एंट्री होगा, जब शेयर होल्डर अप्लाई करेगा शेयर परचेज करने के लिए तब एंट्री क्या होगा। तो उसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 रिसीव, जब कंपनी पैसा रिसीव करेगा। एप्लीकेशन पे क्या होगा, पहले कंपनी पैसा रिसीव करेगा। तुम चीज सोचो, अगर कंपनी पैसा रिसीव करेगा तो कंपनी का बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ जाएगा तो हम एसेट को डेबिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ जाएगा तो एसेट को डेबिट कर देंगे। और जिस नाम से पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन का पैसा है, तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस बोलेगा तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी बोलेगा तो इक्विटी शेयर, कुछ नहीं बोलेगा तो शेयर एप्लीकेशन। जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस तरह से हम लोग लिख देंगे। अगर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर बोलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, कुछ नहीं बोलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे पहले पैसा रिसीव करने का एंट्री शो कर दिए। क्लियर? अब ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री, ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री, तो ये सीक्वेंस को फॉलो करना है। पहले रिसीव का एंट्री होता है और उसके बाद ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री होता है, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा ड्यू दिखाएंगे या फिर उसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या बन जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो देखो इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन तो कैंसिल हो जाएगा, बैंक टू कैपिटल, मतलब वही बचपन वाला एंट्री है जो हम लोग क्लास लेवल में सीखे थे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री होता था, स्टार्ट कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, है ना, वही बचपन वाला एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? तो इस चैप्टर में हमको इस तरह से शो करना है एंट्रीज को, बट इसके आगे जब चैप्टर्स आएगा, जब भी शेयर इशू होगा हम लोग सीधा एंट्री पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस चैप्टर में नहीं कर सकते, आगे जब चैप्टर्स आएगा जिसमें फोकस इशू ऑफ शेयर्स पे नहीं रहेगा बट एडजस्टमेंट उसका रहेगा, तो हम लोग सीधा एंट्री पास कर सकते हैं बैंक टू शेयर कैपिटल। क्लियर? ओके, तो ये एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का एंट्री। तो अलॉटमेंट से पहले क्या होगा, पहले ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री होगा। अलॉटमेंट का पैसा पहले कौन मांगेगा, कंपनी, बाद में शेयर होल्डर पे करेगा। एप्लीकेशन पे पहले पैसा कौन जमा करेगा, शेयर होल्डर, और कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो ऑन अलॉटमेंट ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री,
तो क्या एंट्री बनेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ब्रैकेट में इफ एनी। जनरली प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम क्या होता है, कभी कभी हो सकता है कि कंपनी 10 का शेयर प्रीमियम में इशू कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा दाम में इशू कर रहा है, 2 रुपया प्रीमियम में इशू कर रहा है, 3 रुपया प्रीमियम में इशू कर रहा है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपया है, कंपनी 2 रुपया प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा दाम में इशू कर रहा है, तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा, 12 रुपया। फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रीमियम 2 रुपया, इशू प्राइस क्या हो जाएगा, 12 रुपया। अगर 3 रुपया प्रीमियम में इशू कर रहा है तो फेस वैल्यू 10 रुपया, 3 रुपया प्रीमियम, इशू प्राइस 13 रुपया हो जाएगा, ठीक है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ब्रैकेट में लिख देंगे इफ एनी, अगर सम्स में कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम रहा और उसका ये बताया नहीं है कि वो प्रीमियम किसके साथ इंक्लूडेड है, एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है कि कॉल के साथ है, तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा, हमेशा अलॉटमेंट के साथ है। प्रीमियम कहीं भी हो सकता है, प्रीमियम एप्लीकेशन में भी हो सकता है, प्रीमियम कॉल में भी हो सकता है, जनरली कहाँ होता है, अलॉटमेंट के साथ। तो एंट्री क्या शो कर दी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ एनी, क्लियर। इसके बाद रिसीव का एंट्री दिखा दो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा रिसीव कर रहा है कंपनी, जब कंपनी पैसा रिसीव करेगा तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ गया तो एसेट को डेबिट कर दिए, और क्रेडिट किसको कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये हो जाएगा रिसीव का एंट्री, ये पॉइंट नंबर 2 देके लिख देंगे, ये रिसीव का एंट्री है। तो पहले ड्यू ट्रांसफर का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल में कभी प्रीमियम नहीं जाता है, ठीक है, शेयर कैपिटल में कभी प्रीमियम नहीं जाएगा, प्रीमियम को अलग से रिकॉर्ड करते हैं। और रिसीव का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है, किस चीज का पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट, डन। ऐसे करके लास्ट एंट्री अभी के लिए दिखा देंगे, पॉइंट नंबर 3, ऑन कॉल, ऑन कॉल्स मतलब वो फर्स्ट कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कॉल पे भी पहले क्या होगा, ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री होगा, और बाद में रिसीव का एंट्री होगा। तो ऑन कॉल्स में भी दिखा देंगे, पॉइंट नंबर 1, ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री। तो एंट्री शो कर देंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक चीज नोटिस करना, ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री में ही कैपिटल आ रहा है, बिकॉज पैसा जो है पहले कंपनी ड्यू शो करता है, मतलब कंपनी को पैसा लेने का राइट आ चुका है और वो कंपनी उस पैसा को ट्रांसफर कर देता है शेयर कैपिटल में, इसलिए ट्रांसफर या फिर ड्यू का एंट्री है। पॉइंट नंबर 2, रिसीव का एंट्री, जब शेयर होल्डर लोग पे कर देगा तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ जाएगा तो एसेट को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। अब इसके बीच में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर पैसा देने से फेल कर जाए, ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि शेयर होल्डर के पास हमेशा पैसा अवेलेबल रहेगा, हो सकता है कि वो फेल कर गया पैसा देने से, आ रहा है समझ में, तो उस केस में उसको बोल देंगे कॉल्स इन अरियर, क्लियर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शेयर होल्डर टाइम के पहले ही पैसा दे दे, मतलब अलॉटमेंट पे ही सारा पैसा दे दिया, कॉल्स का भी पैसा दे दिया, जिसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, क्लियर। कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी क्या करता है, इंटरेस्ट देता है 12% पर एनम शेयर होल्डर को, क्योंकि कंपनी को पैसा एडवांस में मिल गया है, तो कंपनी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे करता है एट 12% पर एनम। एंड कॉल्स इन अरियर पे कंपनी क्या करता है, 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता है शेयर होल्डर से, बिकॉज शेयर होल्डर देने में देरी किया है, तो कंपनी क्या करेगा, 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा शेयर होल्डर से, क्लियर। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का रेट क्या है, 10%, एंड कॉल्स इन एडवांस का रेट क्या है, 12%। कैसे याद रखेंगे, कंपनी अच्छा आदमी है, कंपनी कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है। जब हम लोग एडवांस में पैसा देंगे तो हमको इंटरेस्ट वो लोग ज्यादा देगा 12%, ठीक है, और जब हम लोग लेट से पैसा देंगे तो हमसे इंटरेस्ट वो लोग कम लेगा 10%, क्लियर। तो इस तरह से याद रखना है। इसके बाद भी बहुत सारा एंट्रीज आएगा, फॉर फ्यूचर इशू भी सीखेंगे, वो सब का एंट्रीज भी आएगा, ठीक है। तो स्पेस छोड़ देना, कितना स्पेस छोड़ना है, जैसे मान लो ये कॉपी है, ठीक है, तो ये कॉपी में
ये पेज छोड़ देना है और नेक्स्ट पेज भी छोड़ देना है, ठीक है, नेक्स्ट पेज भी छोड़ देना है। तो इतना स्पेस छोड़ के नेक्स्ट पेज से हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, एकदम बेसिक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक एग्जाम्पल, जिससे हम लोग को बेसिक्स जर्नल का रिवीजन हो जाए क्लास 12 वाला, ताकि हम लोग अपना सिलेबस को आगे बढ़ा सकें। तो सबको लिखो, थोड़ा फास्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। एक्स लिमिटेड was registered with an authorized share capital of rupees 30 lakhs, with an authorized share capital of rupees 30 lakhs, with an authorized share capital of rupees 30 lakhs divided into rupees 30 lakhs divided into shares of rupees 10 each, divided into shares of rupees 10 each। तो यहाँ तक क्या समझ में आ रहा है? एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और कैसा कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। क्लियर? अगर बिजनेस के नाम के बाद लिमिटेड वर्ड लगा है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा है, सिर्फ लिमिटेड, मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सो एक्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है? 30 लाख रुपया। मतलब कंपनी मैक्सिमम कितना रुपया रेस कर सकता है फंडिंग पब्लिक से? 30 लाख रुपया। इसके ऊपर भी रेस कर सकता है, लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? बट जब तक लिमिट नहीं बढ़ाता है तब तक 30 लाख रुपया। और एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। मतलब कितना शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी इशू कर सकता है वो है 3 लाख। 3 लाख शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को 10 रुपया करके, उससे ज्यादा ऑफर नहीं कर सकता। फुल स्टॉप। देखो, द कंपनी इशूड 2 lakh equity shares, 2 lakh equity shares. The company issued 2 lakh equity shares to the general public. The company issued 2 lakh equity shares to the general public. The company issued 2 lakh equity shares to the general public for subscription at a premium of 20%. At a premium of 20%. फुल स्टॉप। तो जब भी प्रीमियम का परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहेगा, हम लोग इसको फेस वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। देखो, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। तो 10 रुपया का 20% कितना होगा? 2 रुपया। मतलब फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रीमियम 2 रुपया, तो इशू प्राइस कितना? 12 रुपया। मतलब कंपनी ने जो शेयर इशू किया है, हर शेयर पे कंपनी को कितना रुपया मिल जाएगा? 12 रुपया मिल जाएगा। फुल स्टॉप। The amount on shares was payable. The amount on shares was payable as under. The amount on shares was payable as under. Dash देके लिखेंगे। Next line. On application rupees 3. On application rupees 3. उसके नीचे next line. On allotment रुपीज 6। ऑन अलॉटमेंट रुपीज 6। ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। 6 के बगल में ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग प्रीमियम, ब्रैकेट क्लोज। मतलब 6 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम भी है, तो अलॉटमेंट कितने का हुआ? 4 रुपया का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। ऑन कॉल, एक ही कॉल है। ऑन कॉल डैश देके लिख देना बैलेंस। ऑन कॉल डैश देके लिख देंगे बैलेंस। तो क्वेश्चन क्या आता है कि बैलेंस कितना होगा? तो देखो, फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। प्रीमियम कितना है? 2 रुपया है। प्रीमियम 2 रुपया है, मतलब इशू प्राइस कितना हो गया? 12 रुपया। 12 रुपया में एप्लीकेशन कितना है? 3 रुपया। अलॉटमेंट कितना है? 6 रुपया। क्योंकि ये विद प्रीमियम है तो ये भी विद प्रीमियम लेंगे। क्लियर? और बाद बाकी कॉल का कितना हो जाएगा? 3 रुपया। ये समझने का एक तरीका है। 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया प्रीमियम, तो इशू प्राइस कितना हो गया? आईपी इशू प्राइस 12 रुपया। 12 रुपया में एप्लीकेशन कितना? 3 रुपया। अलॉटमेंट कितना? 6 रुपया। क्योंकि ये 12 रुपया विद प्रीमियम है तो 6 रुपया भी हम लोग विद प्रीमियम वाला ले रहे हैं। प्रीमियम के साथ खेल रहे हैं, यहाँ भी प्रीमियम यहाँ भी प्रीमियम, तो बाद बाकी कॉल कितना? 3 रुपया। दूसरा तरीका ये है कि फेस वैल्यू 10 रुपया, ठीक है, प्रीमियम को भूल जाओ। तो फेस वैल्यू 10 रुपया है,
10 रुपये में एप्लीकेशन 3 रुपया, क्या हमने यहाँ पे प्रीमियम लिया? नहीं, तो यहाँ पे प्रीमियम हटा देंगे 4 रुपया, तो उस केस में भी कॉल कितना हो जाएगा? 3 रुपया का हो जाएगा। क्लियर? दोनों तरीका क्लियर है। तो विद प्रीमियम भी लेके देख सकते हैं, विदाउट प्रीमियम लेके दे सकते हैं। क्लियर? तो लिख देंगे ऑन कॉल बैलेंस। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ऑल द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, all the shares issued by the company were duly subscribed, all the shares issued by the company were duly subscribed, all the shares issued by the company were duly subscribed by the general public, by the general public, by the general public, and all money due, and all money due, and all money due were duly received, were duly received, were duly received, except except except, except a shareholder, except a shareholder, except a shareholder holding, holding, except a shareholder holding duly received, उसके बाद except except a shareholder holding 5,000 shares, 5,000 shares, 5,000 shares failed to pay allotment money, failed to pay allotment money and subsequent calls, failed to pay allotment money and subsequent calls, yeah, call, subsequent call money, failed to pay allotment money and subsequent call money, full stop. Past necessary journal entries, past necessary journal entries in the books of company, past necessary journal entries in the books of company and also prepare its cash book, past necessary journal entries in the books of company and also prepare its cash book. तो एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बता रहा है कि कंपनी जितना शेयर इशू किया था, कितना शेयर इशू किया था कंपनी? 2 लाख शेयर, पब्लिक ने सारा खरीद लिया। कंपनी जितना शेयर इशू किया था पब्लिक ने सारा खरीद लिया, मतलब पब्लिक ने कितना शेयर परचेज किया? 2 लाख शेयर्स। बट उसमें से एक आदमी था, एक शेयर होल्डर था, उसने कितना शेयर परचेज कर रखा था? 5000 शेयर। वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया और बाद में कॉल का पैसा भी नहीं दे पाया। ठीक है, आगे क्या हुआ इसका कहानी बताया नहीं है, वो आगे दूसरा क्वेश्चन में आएगा। तो इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको जर्नल एंट्री पास करना है और कैश बुक बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। तो क्वेश्चन में देखो कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकता है? 3 लाख, जिसको बोलते हैं ऑथोराइज शेयर्स, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड शेयर्स या फिर नॉमिनल शेयर्स। क्लियर? और एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। कंपनी प्रीमियम में इशू किया है 20% प्रीमियम। जो भी प्रीमियम रहेगा वो किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपया है तो 20% उसका 2 रुपया होगा। इशू प्राइस कितना हो गया? 12 रुपया। इसमें एप्लीकेशन भी दिया है, अलॉटमेंट भी दिया है, कॉल का बैलेंस हम लोग कैलकुलेट करना है। कंपनी जितना शेयर इशू किया था पब्लिक सारा खरीद लिया। तो क्वेश्चन आता है कंपनी कितना शेयर इशू किया था? 2 लाख शेयर। कंपनी 2 लाख शेयर इशू किया था तो पब्लिक कितना खरीदा होगा? पूरा का पूरा शेयर। क्वेश्चन में बोला है द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी वर ड्यूली सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। जितना शेयर कंपनी इशू किया पब्लिक सारा खरीद लिया और उसमें से एक शेयर होल्डर 5000 शेयर पे पैसा नहीं दे पाया। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट हो रहा है कि ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, दिस इज केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। जितना शेयर कंपनी इशू किया पब्लिक उतना पूरा परचेज कर लिया। इस केस ऑफ फुल्ली सब्सक्राइब, फुल सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी 2 लाख शेयर इशू किया, पब्लिक ने सिर्फ 1,80,000 परचेज किया तो ये अंडर सब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, और अगर कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किया, पब्लिक बोल रहा है कि हम लोग को 2,20,000 शेयर चाहिए, तो केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो अभी हम लोग ना अंडर सब्सक्रिप्शन का सम्स कर रहे हैं ना ओवर सब्सक्रिप्शन का सम्स कर रहे हैं। ये नॉर्मल सम्स है, इससे हम लोग को जर्नल का प्रैक्टिस हो जाएगा, जर्नल एंट्री लिखते कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेट वेट कुछ दिया नहीं रहा क्वेश्चन में, फिर भी डेट कॉलम बना देना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री होगा।
पहला एंट्री, पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है कंपनी का बैंक अकाउंट में। जब कंपनी का बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और किस चीज का पैसा आ रहा है, देखो क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड मेंशन किया है क्या? किया है, तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर्स पे कितना करके? 2 लाख शेयर्स पे। कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किया था और पब्लिक ने भी 2 लाख शेयर सब्सक्राइब किया है। 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹3। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 6 लाख। नरेशन लिख दो। अब कंपनी अकाउंट में नरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलता है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, नरेशंस आर रिक्वायर्ड, क्लियर। तो नरेशन लिख दो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, application money received on 2 lakh equity shares, 2 lakh equity shares at the rate ₹3 each, at the rate ₹3 each ब्रैकेट। ये हो गया एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री। अब ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री, तो क्योंकि अभी पहला सम्स है तो सबको डेट कॉलम में थोड़ा रिसीव ऐसे करके लिख के रखो ताकि तुमको समझ में आ जाए रिवीजन करते समय कि पहले ड्यू का पहले रिसीव का एंट्री होता है, और अभी जो एंट्री करेंगे वो ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री है। सो अब ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। वही सेम 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, और ये कंपनी पूरा का पूरा पैसा को एक्सेप्ट कर लिया, कुछ बोला नहीं, क्वेश्चन में रिजेक्शन किसी का हुआ नहीं है। तो इस पैसा को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। जब अमाउंट ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में तो शेयर कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल इंक्रीज होगा तो जर्नल में कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल क्या बना? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना रहेगा? वही 6 लाख। तो ये एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री एंड ड्यू ट्रांसफर का एंट्री हो गया। देन नरेशन लिखो थोड़ा फटाफट फास्ट लिखो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन, equity share application money due on, equity share application money due on 2 lakh equity shares, equity share application money due on 2 lakh equity shares at the rate ₹3 each, at the rate ₹3 each, at the rate ₹3 each transferred to equity share capital, transferred to equity share capital, equity share capital account as per boards का B कैपिटल, बोर्ड्स apostrophe s होगा, बोर्ड्स रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन। बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर ... dated ... as per boards resolution number ... dated ... तो ये नरेशन हो गया एप्लीकेशन का ड्यू ट्रांसफर का। तो एप्लीकेशन का कहानी खत्म। अब अलॉटमेंट का कहानी। अलॉटमेंट पे पहले कंपनी पैसा ड्यू शो करेगा, ड्यू दिखाएगा, ट्रांसफर करेगा कैपिटल में, क्लियर। उसके बाद शेयर होल्डर पे करेगा और कंपनी को पैसा रिसीव होगा। तो चेक करो अलॉटमेंट पे कंपनी कितना रुपया करके मांग रहा है हर शेयर पे? 6 रुपया, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है और 4 रुपया कैपिटल का है। अलॉटमेंट पे कंपनी हर शेयर पे कितना रुपया मांग रहा है? 6 रुपया, जिसमें कितना प्रीमियम है? 2 रुपया प्रीमियम है, और कैपिटल में कितना जाएगा? 4 रुपया करके जाएगा, क्लियर। सो अलॉटमेंट का पहले हम लोग ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री पास करेंगे। पहले अलॉटमेंट का ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री होगा। तो चेक कर लेंगे ड्यू या फिर ट्रांसफर कितना करके होगा अलॉटमेंट पे?
₹6 करके होगा। और कितना शेयर्स पे होगा? 2 लाख शेयर्स पे होगा। तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री 2 लाख शेयर्स पे ₹6 करके 12 लाख रुपया होता है। तो अलॉटमेंट का एंट्री पास कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी लिख देना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे ₹6 करके। सो 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे ₹6 करके होता है 12 लाख। अब इस ₹6 में प्रीमियम कितना है? ₹2 है। और कैपिटल का कितना है? ₹4 है। तो प्रीमियम जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। ये कैपिटल प्रॉफिट है, दिस इज कैपिटल प्रॉफिट। और ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस एंड मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज एक ब्रॉड हेड है, उसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कि कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, डिविडेंड के फॉर्म में दे नहीं सकता है। क्लियर? ये हम लोग सेमेस्टर 5 में करते करते हम लोग सारा क्लास में डिस्कस होगा, तो लिखने का दरकार नहीं है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना शेयर्स पे कितना करके? 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके हो जाएगा 4 लाख। और बाद बाकी ₹4 जो वो कैपिटल में चला जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है, कैपिटल पहले भी हो सकता था, प्रीमियम बाद में हो सकता था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे ₹4 करके। नरेशन लिख दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स at the rate ₹6 each, at the rate ₹6 each including premium at the rate ₹6 each including premium of rupees 2 per share, of rupees 2 per share। अब एक चीज नोटिस करो, हम लोगों ने एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में जो नरेशन लिखा था उसमें लिखा था ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का पैसा भी है। तो देखो हम लोगों ने नरेशन में क्या लिखा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹6 each इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 per share as per board's resolution number ... dated ... as per board's resolution number ... dated ... as per board's resolution number ... dated ... क्लियर? यहां तक हो गया। अब रिसीव का एंट्री। अब रिसीव के समय देखो, एक शेयर होल्डर जिसने 5000 शेयर्स परचेज कर रखा था, सब्सक्राइब कर रखा था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो अगर सब कुछ सही रहता तो कंपनी को कितना शेयर्स पे पैसा मिल जाता? लोग कितना शेयर्स पे पैसा मिल जाता अगर सब कुछ सही रहता? तो 2 लाख शेयर्स पे। बट सब कुछ सही नहीं है, एक शेयर होल्डर फेल कर रहा है, कितना शेयर पे पैसा नहीं दिया? 5000 शेयर्स पे। तो कंपनी को कितना शेयर पे पैसा मिल गया? 1,95,000। तो पैसा मिल गया तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ेगा तो एसेट को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसे शो कर देना 2 लाख माइनस 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹6 करके रिसीव होगा 1,95,000 शेयर्स पे। मांगने पे भी जो पैसा नहीं मिला, हो सकता है कल मिल जाए। जो अमाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, वो कंपनी एसेट के फॉर्म में शो करेगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। मांगने पे भी जो पैसा नहीं मिला, 5000 इक्विटी शेयर्स पे ₹6 करके।
और अगर सब कुछ सही रहता तो कितना शेयर पे पैसा मिल जाता? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके। सो 1,95,000 इंटू 6 और इधर पे 5,000 पे 6 करके हो जाएगा 30,000। ये 12 लाख 1170। सो बैंक अकाउंट डेबिट 11,70,000, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 30,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 12 लाख। नरेशन लिख दो। प्रीमियम को या फिर ड्यू में या फिर रिसीव में, दोनों में से किसी एक में दिखाने में चले। नहीं, प्रीमियम हमेशा हम लोग ड्यू में दिखाएंगे, हमेशा। प्रीमियम कभी रिसीव में नहीं आता है। रिसीव में खाली पैसा रिसीव करना है, किस नाम का पैसा उसका ब्रेक कहाँ दिखाना है? ड्यू ट्रांसफर का एंट्री में, कैपिटल में कितना गया, प्रीमियम में कितना गया। ठीक है, नरेशन लिख दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1,95,000 equity shares. Equity share allotment money received on 1,95,000 equity shares. 1,95,000 equity shares at the rate rupees, at the rate rupees, at the rate rupees 6 each, at the rate rupees 6 each, and for non-receipt, RECEIPT, and for non-receipt या receipt, and for non-receipt of share allotment money, and for non-receipt of share allotment money on 5,000 equity shares, on 5,000 equity shares, 5,000 equity shares at the rate rupees 6 each, at the rate rupees 6 each, transferred to calls in arrear account, transferred to calls in arrear account, calls in arrear account। तो हम लोग एग्जाम में देखेंगे आजू बाजू सब कोई छोटा छोटा नरेशन लिख रहा है। ठीक है, छोटा नरेशन लिखने तो नहीं होगा, बड़ा बड़ा नरेशन होता है। ठीक है, नरेशन याद नहीं हो, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे? कॉल का ड्यू का एंट्री। तो कॉल का ड्यू का एंट्री देखो, एक चीज समझ जाओ। जैसे मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने अप्रैल का फीस नहीं दिया है, ठीक है, और मई का महीना चल रहा है, या फिर मान लो जून का महीना चल रहा है, बहुत गर्मी है और स्टूडेंट का अप्रैल का भी फीस पेंडिंग है, मई का भी फीस पेंडिंग है, तो क्या हम उसका जून का फीस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। पहले हम उसको अप्रैल और मई का फीस को क्लियर करेगा, उसके बाद जून में एंट्री होगा। क्लियर? इसका मतलब अगर किसी ने अलॉटमेंट का पैसा फेल किया है तो वो कॉल का पैसा भी डिपॉजिट नहीं कर सकता। पहले उसको अलॉटमेंट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद कॉल का पैसा वो दे सकता है। तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं भी बोला है खाली उसने अलॉटमेंट फेल किया, फिर भी समझ जाना है कि वो कॉल का पैसा भी फेल करेगा। ठीक है, अगर उसको कॉल का पैसा क्लियर करना है तो पहले अलॉटमेंट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद वो कॉल क्लियर कर सकता है। क्लियर? और यहाँ पे बोल भी दिया है कि उसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और कॉल का भी पैसा नहीं दिया। लेकिन कंपनी देखो, जैसे मान लो देखो कंपनी कैसा है, ट्यूशन टीचर जैसा है। जैसे देखो हम लोग का काम है, हम लोग बोलते रहेंगे, चाहे स्टूडेंट फीस दे या ना दे, हम लोग बोलते रहेंगे। मान लो स्टूडेंट ने अप्रैल का फीस नहीं दिया, देखो इस पे मतलब तुम अब तुम माइंड पे मत लेना, ठीक है, तुम ये सब दिमाग तो कॉन्सेप्ट खाली तुमको क्लियर करवा रहे हैं। तो अप्रैल का फीस स्टूडेंट नहीं दिया, फिर भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको टोकेंगे, हम उसको बताएंगे तुम्हारा फीस ड्यू हो गया है। मान लो किसी ने मई का भी फीस नहीं दिया, फिर भी हम उसको टोकेंगे। उसने जून का भी नहीं दिया, उसने जुलाई का भी नहीं दिया, लेकिन उसको हर महीना हमको टोकना है। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे कंपनी भी ट्यूशन टीचर जैसा है। क्लियर? कंपनी क्या करेगा? कंपनी ट्यूशन टीचर का प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा और उसको बार बार टोकेगा, बार बार पैसा मांगेगा। मतलब कंपनी कॉल का पैसा ड्यू दिखाएगा पूरा का पूरा 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है शेयर होल्डर पैसा देगा या नहीं देगा। ठीक है, कंपनी को अच्छे से पता है शेयर होल्डर पैसा नहीं देने वाला है, फिर भी कंपनी उससे पैसा मांगेगा, क्योंकि जो अलॉटमेंट फेल किया है वो कॉल का पैसा भी नहीं देगा। क्लियर? फोन यूज नहीं करना है। क्लास में लोग फोन यूज कर रहे हैं, बताओ तुम लोग भी घर पे ऐसा फोन यूज करते थे, क्लास करो तो समझ नहीं आएगा फिर तुम लोग को। ठीक है, थोड़ा अटेंटिव होकर क्लास करना है। बाकी क्लास में तो हम लोग अटेंटिवनेस बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पर रखते हैं, बिकॉज अभी तो रिवॉर्डिंग वाला स्कीम चालू हो गया हम लोग का, तो
अटेंटिवनेस थोड़ा जरूरी है। शुभम बोल रहा है हम फिर आएंगे, उसको कोई बगल से समझा रहा है नहीं, रोज तुम्हारा खेला नहीं होगा, हम लोग को भी खेलना है, ठीक है। तो खेलना सबको है और जिसको बुलाया जाएगा उसको आना है। आप लोग भी आ सकते हैं, इसलिए आप लोग का हमारा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे ऐप का भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और आगे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप उनसे कांटेक्ट करके शेयर कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते, टॉपिक में आते हैं। टॉपिक ये है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया शेयर होल्डर ने, अलॉटमेंट का पैसा फेल किया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो कंपनी को अच्छे से पता है कि वो कॉल का पैसा भी नहीं देगा, फिर भी कंपनी जिद्दी है, ट्यूशन टीचर जाता है, क्लियर, जस्ट लाइक ट्यूशन टीचर। कंपनी पैसा मांगेगा, वो अलॉटमेंट का पैसा फेल किया है, फिर भी हम इस शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे, कॉल का पैसा मांगेंगे। मतलब कंपनी कितना शेयर पे पैसा ड्यू दिखाएगा, 2 लाख शेयर्स पे कितना करके ड्यू दिखाएगा, कितना है, 3 रुपया का ड्यू दिखाएगा। तो 3 रुपया कैसे आया था, 10 रुपया फेस वैल्यू, एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट का प्रीमियम छोड़ के 4 रुपया, तो 3 और 4 मिला के 7 हो गए, 10 में 7 चला गया तो 3 रुपया बचता है, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट कॉल का या फिर कॉल का ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री, पहले कॉल का ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री। तो बताओ आरती, बताओ ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बताया नहीं ना, खाली एक ही कॉल है। तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, और उसमें क्या प्रीमियम है, नहीं है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर आप कहीं इक्विटी वर्ड लिखना भूल गए तुम लोग लिख लेना उसमें, ठीक है, शेयर वर्ड के सामने। तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना शेयर्स पे कितना करके, 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 6 लाख। नरेशन लिख दो, तो ये जो ड्यू वाला एंट्री इसमें बराबर नरेशन आएगा, नरेशन लिख दो। इक्विटी शेयर कॉल मनी, इक्विटी शेयर कॉल मनी, इक्विटी शेयर कॉल मनी ड्यू ऑन, इक्विटी शेयर कॉल मनी ड्यू ऑन 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 3 each, at the rate rupees 3 each, transferred to equity share capital, transferred to equity share capital, transferred to equity share capital as per board's resolution, as per board's resolution number ... dated ... as per board's resolution number ... dated ... तो इससे एक चीज क्लियर हो गया, भले कोई पैसा ना दे या फिर एडवांस में दे दे, फिर भी कंपनी पैसा उससे मांगेगा। तो ड्यू का एंट्री हमेशा कितना शेयर्स पे होगा, जितना शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। हमेशा याद रखेंगे ड्यू का एंट्री कितना शेयर्स पे होगा, किस शेयर्स पे होगा, जितना शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, क्लियर। ओके, यहाँ पे जितना शेयर कंपनी इशू किया था पब्लिक उतना ही सब्सक्राइब किया, फुल्ली सब्सक्राइब, डन। इसके बाद रिसीव का एंट्री, तो जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया वो कॉल का भी पैसा नहीं देगा। मतलब अलॉटमेंट पे 5000 शेयर्स पे कॉल सिनेरियर था, तो यहाँ पे भी 5000 शेयर्स पे कॉल सिनेरियर रहेगा। तो अब रिसीव का एंट्री आ जाएगा, पैसा रिसीव करने का एंट्री। कॉल का पैसा जब कंपनी रिसीव करेगा तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कंपनी जब कॉल का पैसा रिसीव करेगा तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना शेयर्स पे पैसा आ रहा है, 1,95,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, 1,95,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके। कितना शेयर्स पे पैसा मांगने पे भी नहीं मिल रहा है, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 5000 शेयर्स पे 3 रुपया करके। ये हो जाएगा 15 लाख। और अगर सब कुछ ठीक रहता तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपए करके मिल जाता कंपनी को, जिसको हम लोग लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कॉल, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट।
दो लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 6 लाख, ये हो जाएगा 5,85,000। नरेशन लिख दो। ये हो गया रिसीव का एंट्री, बैंक डेबिट, कॉल सिग्नल डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल 6 लाख। क्लियर? नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर कॉल मनी, इक्विटी शेयर कॉल मनी, इक्विटी शेयर कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, इक्विटी शेयर कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, इक्विटी शेयर कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1,95,000 equity shares, 1,95,000 equity shares, 1,95,000 equity shares at the rate rupees 3 each, at the rate rupees 3 each, and for non-receipt, and for non-receipt of equity share call money, and for non-receipt of equity share call money on 5,000 equity shares, on 5,000 equity shares at the rate rupees 3 each, at the rate rupees 3 each, transferred to calls in arrear account, transferred to calls in arrear account, transferred to calls in arrear account। तो ये हम लोगों ने जर्नल कंप्लीट कर लिया। अब इसका कैश बुक भी बना लेते हैं फटाफट, बिकॉज हमारा जो एग्जाम में सम्स आएगा उसमें जर्नल, कैश बुक और बैलेंस शीट तीनों बनाने का देगा 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, मतलब सम्स कितना लेंदी होने वाला है, करीब तुम समझ लो 1.5 पेज का पूरा जर्नल रहेगा, हाफ पेज से ज्यादा का कैश बुक रहेगा, ठीक है, और 1.5 पेज का बैलेंस शीट रहेगा। ठीक है, मतलब 3-3.5 पेज का एक सम्स रहेगा और 10 मार्क्स का सम्स रहेगा। इसका मतलब तुम एक चीज समझ जाओ कि 3 घंटे में तुमको कितना पेजेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी। तो अगर तुमने घर पे स्टॉप वॉच रख के प्रैक्टिस नहीं करो तो टाइम के साथ कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब मान लो हम एग्जाम देने का सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत समय है, समय का पूर्ण सदुपयोग करते हुए 2 ही क्वेश्चन को सही से करेंगे। ठीक है, बट अगर हमको पूरा क्वेश्चन आता है तब तो बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत दिक्कत है फिर पेपर को कंप्लीट करने में। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे देंगे कैश बुक, ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, डेबिट। कैश बुक 2 कॉलम का होता है, डबल कॉलम में एक कैश कॉलम बैंक दोनों होता है। हम लोग बैंक वाला एंट्रीज किए तो खाली बैंक कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब सबसे पहले कॉपी में पहला एंट्री चेक करो, एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो जर्नल में बैंक डेबिट हो रहा था तो बैंक अकाउंट का डेबिट में पोस्टिंग आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट का डेबिट में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट का डेबिट में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब कैश बुक में नरेशन भी लिखना पड़ता है, ठीक है, तो लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितना शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज कितना था 3 ईच, और यहाँ पे अमाउंट बैठा देंगे 6 लाख। सो कैश बुक का डेबिट साइड में हमने पोस्टिंग कर दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और ब्रैकेट में नरेशन भी लिख दिया। क्लियर? कैश बुक एक जर्नलाइज लेजर होता है, मतलब ये जर्नल भी है और दिखने में लेजर जैसा है ये जर्नल बट दिखने में लेजर जैसा, जर्नलाइज लेजर, इसलिए इसमें नरेशन भी होता है।
उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट, इसके बाद बैंक वाला एंट्री चेक करो कहाँ पे था, अलॉटमेंट में था, अलॉटमेंट का रिसीव में था, बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि बैंक डेबिट हुआ है कितना 11,70,000 है ना, बैंक डेबिट हुआ है 11,70,000, कॉल सीनरी डेबिट हुआ है 30,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 12 लाख। तो जर्नल में देखो बैंक डेबिट हुआ है तो बैंक का डेबिट में क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और बेसिक्स को याद रखेंगे, बैंक में बैंक का अमाउंट, ये कंपाउंड एंट्री है, ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री है, तो बैंक में बैंक का अमाउंट ही आएगा। बैंक का अमाउंट कितना था, 11,70,000, तो लिखेंगे क्या, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नरेशन भी लिख दो, नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन लिख दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी। ये सबको समझ में आया। जर्नल एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट, पॉलिसी नरेट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो जर्नल में बैंक डेबिट हुआ है तो बैंक का डेबिट में पोस्टिंग आएगा, देखो डेबिट में आ गया पोस्टिंग, बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और बैंक में बैंक का अमाउंट जो बेसिक्स है 11,70,000। नरेशन लिख दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन, equity share allotment money received on, equity share allotment money received on 1,95,000 equity shares, 1,95,000 equity shares, 1,95,000 equity shares at the rate rupees 3 each। 6 रुपया था क्या, अच्छा ठीक है 6 रुपया, एट द रेट रुपीज 6 था, अलॉटमेंट का 6 रुपया था, एट द रेट रुपीज 6 ईच। इसके बाद कॉल वाला एंट्री आएगा, देखो कॉल में एंट्री क्या आया था, बैंक अकाउंट डेबिट 5,85,000, कॉल सीनरी डेबिट 15,000, टू इक्विटी शेयर कॉल आया था 6 लाख रुपया। तो जर्नल में बैंक डेबिट हुआ है तो बैंक का डेबिट में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कॉल, बैंक अकाउंट का डेबिट में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कॉल, बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। और बैंक में बैंक का ही अमाउंट आएगा 5,85,000, बैंक में बैंक का ही अमाउंट आएगा 5,85,000। बेसिक्स याद रखना है, बैंक में बैंक वाला ही अमाउंट आएगा 5,85,000। नरेशन लिख दो, इक्विटी शेयर कॉल मनी, इक्विटी शेयर कॉल मनी, इक्विटी शेयर कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, equity share call money received on 1,95,000 equity shares, 1,95,000 equity shares at the rate rupees 3 each, at the rate rupees 3 each। बस अब इस लेजर को बैलेंसिंग कर देंगे, कैश बुक को बैलेंसिंग कर दो, तो 11,70,000, 6,00,000, 17,70,000, 22,70,000 और 85,000 ऐड करो, कितना आ रहा है 23,55,000, 23,55,000। तो ये बैंक बैलेंस है जो कंपनी के पास है, और यही बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में चला जाएगा। मतलब जब बैलेंस शीट बनाने को देगा तो हम लोग को मैंडेटरी है कि कैश बुक बनाना ही पड़ेगा। मतलब सपोज क्वेश्चन ऐसे आ गया, जर्नल और बैलेंस शीट बनाना है 10 मार्क्स का, तो वर्किंग नोट में कैश बुक बनेगा, बिकॉज बिना कैश बुक बनाए बैलेंस शीट नहीं बन सकता, ठीक है। सो बाय बैलेंस शीट 23,55,000। तो ये एक बेसिक सा सम्स था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं फॉर फीचर, फॉर फीचर एंड री इशू। अभी कुछ नहीं लिखना है, ऐसे ध्यान से सुनते चलो। री इशू, फॉर फीचर एंड री इशू। री इशू किसका, ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स,
forfeiture and reissue of forfeited shares. Forfeited shares. पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं. जैसे मान लो एप्लीकेशन 2 रुपया करके है, अलॉटमेंट 5 रुपया करके है, फर्स्ट कॉल 2 रुपया एंड फाइनल कॉल 1 रुपया, 10 रुपया का शेयर है. ठीक है. और इधर पे हम लोग कॉलम बना लेते हैं, एक कंपनी का कॉलम और एक शेयर होल्डर का कॉलम. ठीक है. एक कंपनी का कॉलम और एक शेयर होल्डर का कॉलम. तो पहले कहानी कहाँ से शुरुआत होगा? पहले शेयर होल्डर या इंडिविजुअल एप्लीकेशन का पैसा जमा करेगा और कंपनी उसको लेके रख लेगा. क्लियर? तो इस स्टेज में कभी भी कॉल सिलेंडर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. एप्लीकेशन में कभी कॉल सिलेंडर नहीं हो सकता, तो कहानी शुरू ही नहीं होगा. ठीक है. पहले एप्लीकेशन जमा करेगा शेयर होल्डर, कंपनी उसको लेके रख लिया. इसके बाद पैसा कौन मांगेगा? कंपनी. तो कंपनी ने मांग लो अलॉटमेंट का पैसा, उससे मांगा. ठीक है. कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, शेयर होल्डर भी दे दिया. कंपनी फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, शेयर होल्डर दे दिया. कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मांगा बट शेयर होल्डर नहीं दे पाया. तो अगर शेयर होल्डर नहीं दे पाया फाइनल कॉल का पैसा, तो अगर इस स्टेज में समझेंगे तो कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप है 10 रुपया. ठीक है. और पेड अप कितना है? जितना रुपया शेयर होल्डर ने दे रखा है 9 रुपया. और अनपेड कितना है? मांगने पे भी नहीं दिया, 1 रुपया. क्लियर? यहाँ पे शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया. कॉल्ड अप वैल्यू कितना? 10 रुपया. फेस वैल्यू 10 रुपया, कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया, तो फुल्ली कॉल्ड अप. और कॉल्ड अप 10 रुपया, उसमें पेड अप कितना? 9 रुपया. तो अनपेड कितना? 1 रुपया. क्लियर? ओके. यहाँ तक क्लियर है. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. इसी में दूसरा एग्जांपल. तो शेयर होल्डर ने पहले एप्लीकेशन का पैसा जमा किया, कंपनी लेके रख लिया. फिर कंपनी उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, शेयर होल्डर वो भी दे दिया. कंपनी उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, शेयर होल्डर नहीं दे पाया. ठीक है. तो फर्स्ट कॉल का पैसा शेयर होल्डर नहीं दे पाया. फिर भी कंपनी उससे फाइनल कॉल का पैसा मांग रहा है. फिर भी उससे कंपनी क्या कर रहा है? फाइनल कॉल का पैसा डिमांड कर रहा है. तो इस केस में बताओ दिव्या, बताओ यहाँ पे कॉल्ड अप कितना? कंपनी उससे एक शेयर पे कितना रुपया मांग लिया? पूरा का पूरा 10 रुपया मांग लिया. तो यहाँ पे भी कॉल्ड अप कितना? 10 रुपया. और यहाँ पे फेस वैल्यू भी 10 रुपया. तो ये फुल्ली कॉल्ड अप है कि पार्टली कॉल्ड अप है? फुल्ली कॉल्ड अप है. कंपनी पूरा 10 रुपया मांग लिया. और इसमें पेड अप कितना? बताओ. 7 रुपया. कितना था? 7 रुपया. ठीक है. तो ये पेड अप है. ठीक है. बार बार ही चेंज करना पड़ रहा है. पेड अप है, तब तो सब काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा. ठीक है. और बताओ उधर से गुनगुन, बताओ कि अनपेड कितना है? अनपेड है 3 रुपया. 3 रुपया. क्लियर? फिर दूसरा गेम खेलते हैं. 2 गेम खेल लिए. गेम में हमारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है. सो शेयर होल्डर ने पैसा जमा किया, एप्लीकेशन जमा किया, कंपनी लेके रख लिया. फिर कंपनी उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, शेयर होल्डर नहीं दे पाया. क्लियर? फिर कंपनी ने उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, फिर शेयर होल्डर नहीं दे पाया, पैसा नहीं था उसके पास. फिर कंपनी बोल रहा बहुत हो गया तुम्हारा, ठीक है, अब उसको आगे जाने नहीं दे रहा है. क्लियर? बोला अब मौका है, अब तुम्हारा शेयर हम छीन लेंगे, जब्त कर लेंगे. अब शेयर होल्डर नहीं रहेगा. शेयर होल्डर पहले था शेयर होल्डर अब नहीं रहेगा. शेयर होल्डर सीजेस टू बी शेयर होल्डर. तो शेयर होल्डर पहले था शेयर होल्डर नहीं रहा अब शेयर होल्डर. क्या बोल रहे सर, खाली शेयर होल्डर होल्डर समझ में आ रहा है. ठीक है, बाकी को समझ नहीं आ रहा है. तो ध्यान से देखो, कॉल्ड अप कैपिटल. हाँ अभिषेक बताओ, यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी से कितना रुपया मांगा है? कंपनी उससे मांगा ही नहीं फाइनल कॉल, कंपनी उससे मांगा ही नहीं, उससे पहले से शेयर छीन लिया.
फाइनल कॉल मांगने से पहले उससे कंपनी ने शेयर छीन लिया है, फॉरफिट कर लिया है, जब्त कर लिया है, छीन लिया उसका शेयर। तो कंपनी ने उससे एक शेयर पे कितना रुपया मांगा? 9 रुपया। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कितना हो गया? 9 रुपया। तो यहाँ पे अभिषेक देखिए बताओ, यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है शेयर्स का? 10 रुपया। और कॉल्ड अप कितना है? 9 रुपया। क्या कंपनी से पूरा पैसा मांगा? नहीं। तो ये पार्टली कॉल्ड अप है कि फुल्ली कॉल्ड अप? पार्टली कॉल्ड अप। तो ये पार्टली कॉल्ड अप है। और उसमें देखो कितना रुपया शेयर होल्डर ने पे किया है? 2 रुपया। तो वो पेड अप हो जाएगा, मतलब पेड अप कितना? 2 रुपया। ठीक है, पेड अप कितना? 2 रुपया। समझ में आ रहा है? और अनपेड कितना? अनपेड 9 रुपया होल्ड अप है, 2 रुपया दिया था। 9 रुपया मांगने पे 2 रुपया दिया था, तो कितना नहीं दिया था? 7 रुपया। क्लियर? तो सब क्लियर हो गया, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड क्या होता है, क्लियर है। अब स्टोरी पे आते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक स्टोरी बनाते हैं और फॉरफीचर इशू का कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। क्लियर? मेरा पैर चल जाएगा। ध्यान से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बस बस बातचीत मत करो। तो ये एक शेयर होल्डर है, का क्या नाम होना चाहिए? उसका नाम होना चाहिए अनूप। ठीक है, अनूप। अनूप तो रोज क्लास आएगा, तो मेरा भूलने की बीमारी है, ठीक है, तो रोज क्लास में भूल जाएंगे। सो जान दो अनूप। सो खाली अनूप है, ओनली अनूप। अनूप क्या क्या कुछ मत सोचना, ओनली अनूप। सो अनूप एक शेयर होल्डर है, इसने शेयर परचेज किया था। अनूप तुम्हारा शेयर कितने का था? फेस वैल्यू कितना था तुम्हारा? बताए थे हमको 10 रुपया। हाँ बताए थे हमको, याद है हमको ये वाला बात। फेस वैल्यू 10 रुपया। क्लियर? और अनूप तुम कहां तक पैसा दे दिए थे इसमें? तो अनूप देखो, अनूप एक शेयर होल्डर, उसने शेयर परचेज कर रखा था, 10 रुपया का शेयर था, ठीक है। इसमें अनूप ने पे कर दिया था, ठीक है, ऑलरेडी अनूप पे कर चुका था। पेड अप है 7 रुपया। और फाइनल कॉल का 3 रुपया वो दे नहीं पाया, ठीक है। फाइनल कॉल का जो 3 रुपया था वो नहीं दे पाया, तो अनपेड कितना हो गया? 3 रुपया। इसका मतलब कंपनी ने उससे पूरा पैसा मांग लिया है, तभी तो वो 3 रुपया फेल कर रहा है। कंपनी उससे पूरा पैसा एंड तक मांगते गया। कंपनी 10 रुपया यहाँ पे कॉल्ड अप है, और यहाँ पे पेड अप कितना है? 7 रुपया। शेयर होल्डर 7 रुपया दे रखा था, और वो कितना रुपया नहीं दे रहा था? 3 रुपया। फिर कंपनी क्या करता है ना, नोटिस भेजता है शेयर होल्डर के पास, ठीक है। एक ड्यू नोटिस आता है, नोटिस में लिखा रहता है कि अगर शेयर होल्डर ने कंपनी का 3 रुपया नहीं दिया, जमा नहीं किया, ठीक है, विद इन 15 डेज, जिस दिन नोटिस रिसीव होगा वहां से 15 दिन के अंदर जमा करना है। 15 दिन के अंदर अगर जमा नहीं किया तो कंपनी के पास राइट्स है कि कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर लेगा, जब्त कर लेगा। मान लो ये जो अनूप था ना, इसके पास कितना शेयर था? इसके पास 2000 शेयर था, ठीक है, या फिर 2000 शेयर्स है। अनूप के पास अभी प्रेजेंटली 2000 शेयर्स है, और एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, जिसमें अनूप ने 7 रुपया दे रखा है। शेयर होल्डर है अनूप, ठीक है, उसने 7 रुपया दे रखा है, और 3 रुपया अभी तक दिया नहीं है। कंपनी मांग रहा है, फिर भी नहीं दिया। इसके घर में नोटिस आ गया है, फिर भी नहीं दिया है। बोले नहीं है मेरे पास, क्या करें। नोटिस में साफ साफ लिखा है, अगर अनूप ने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो कंपनी के पास राइट्स है कि उसका शेयर फॉरफिट कर लेगा, उसका 2000 शेयर छीन लेगा, और ये पैसा भी रिटर्न नहीं करेगा। 7 रुपया। देखो अनूप ने कितना रुपया दे रखा है? 2000 शेयर पे 7 रुपया करके 14000 रुपया दे रखा है, और कंपनी उससे 2000 शेयर पे कितना मांग रहा है? 3 रुपया करके 6000 मांग रहा है। कंपनी सीधा सीधा बोल रहा है, तुम मेरा 6000 नहीं दोगे और तुम्हारा 14000 नहीं देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये कंपनी सीधा मतलब धमका रहा है एकदम, ऐसा मतलब क्या बोलोगे। अब कंपनी को ये अथॉरिटी, राइट कौन दिया है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है फॉरफीचर का। फॉरफीचर में क्या होता है? शेयर होल्डर का शेयर हम लोग छीन लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। तो कंपनी क्या करेगा? उसका 2000 शेयर छीन लेगा, और 7 रुपया भी रिटर्न नहीं देगा। कंपनी रिटर्न नहीं देगा। क्लियर? अगर अनूप ने, शेयर होल्डर ने 3 रुपया नहीं दिया कंपनी को एक एक शेयर पे, तो कंपनी उसका पीछे का दिया हुआ 7 रुपया भी रिटर्न नहीं करेगा, फॉरफिट कर लेगा, जब्त कर लेगा। क्लियर? तो तुम सोचो, अगर कंपनी किसी का पैसा जब्त कर लेगा, फॉरफिट कर लेगा, तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। तो कितना प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे? एक शेयर पे कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 7 रुपया। और ये किस टाइप का प्रॉफिट है? प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। ये किस टाइप का प्रॉफिट है? प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। तो इसका एक नाम दे देते हैं, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर।
प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, एक बार फिर से बता रहे हैं, अनूप एक शेयर होल्डर है, उसका कितना शेयर था, 2000 शेयर था, फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपया। 10 रुपया में अनूप ने कितना रुपया दे रखा था, 7 रुपया। कितना रुपया नहीं दिया था, 3 रुपया। कंपनी उसके घर पे नोटिस भेजा और नोटिस में लिखा था 15 दिन के अंदर पैसा नहीं देगा तो उसका पीछे का जो 7 रुपया दे रखा है ना, वो भी उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। क्लियर। अनूप इतना लाचार है, अभी उसको इतना भी पैसा नहीं है, ठीक है, अनूप एक शेयर होल्डर है, इस पर पैसा नहीं है, तो वो क्या कर रहा है कि बोल रहा ठीक है जो गया गया, अब और आगे और पैसा नहीं दे सकते, है ही नहीं पैसा। क्लियर। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास राइट्स है कि उसका शेयर फॉरफिट कर लेगा, जब्त कर लेगा। तो कंपनी उसका 2000 शेयर छीन लिया, जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। अब अनूप शेयर होल्डर नहीं रहा और अनूप को ये 7 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो कंपनी को देखो प्रॉफिट हो रहा है, कोई पैसा दिया था हमको, उसका पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ा, फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट कब हो रहा है, ऑन फॉरफीचर। फिर कंपनी क्या करेगा, ये जो फॉरफिटेड शेयर्स है, अनूप का जो फॉरफिटेड शेयर्स है, अनूप वाला फॉरफिटेड शेयर्स को किसी और को री इशू करेगा, ठीक है, चुन्नी लाल को री इशू करेगा, चुन्नी लाल। क्लियर। चुन्नी लाल को री इशू करेगा। क्लियर। ये जो फॉरफिटेड शेयर्स है ना, कंपनी क्या करेगा, फॉरफिट करने के बाद, जब्त करने के बाद इस शेयर को री इशू कर देगा, फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर देगा चुन्नी लाल को। और कितना में री इशू करेगा, ये 2000 शेयर्स, कंपनी ये 2000 शेयर्स जिसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, उसको 9 रुपया में री इशू कर देगा, एट द रेट ₹9 पर शेयर। कंपनी 10 का शेयर 9 रुपया में री इशू कर देगा, ठीक है, कंपनी 10 का शेयर 9 रुपया में री इशू कर देगा। तो यहाँ पे री इशू प्राइस कितना हुआ पर शेयर, 9 रुपया। फेस वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपया। 10 रुपया का चीज हम 9 रुपये में बेच दे रहे हैं, 10 का चीज 9 में बेच रहे हैं, तो कंपनी को री इशू पे कितना लॉस हो रहा है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है। क्लियर। तो फिर से बात स्टोरी को समझते हैं। अनूप एक शेयर होल्डर था, उसके पास 2000 शेयर था, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया था। 10 रुपया में अनूप ने ऑलरेडी 7 रुपया दे रखा था और 3 रुपया उसने नहीं दिया था। कंपनी उसके घर पे नोटिस भेजा, 3 रुपया जल्दी चुकाओ, अदरवाइज पहले का 7 रुपया जब्त कर लेंगे। फिर भी अनूप नहीं दे पाया पैसा, शेयर होल्डर फेल कर गया, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, उसका शेयर जब्त कर लिया और ये 7 रुपया का रिटर्न किया अनूप को। अनूप आगे चिल्ला रहा है, चिल्लाया जा रहा है, ठीक है, लोटपोट हो रहा है, रास्ते में ऐसे घूम घूम के गिर रहा है, फिर भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कंपनी अपना मस्त ये उसका शेयर छीन भी लिया और ये फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया, किसको, चुन्नी लाल को। 2000 शेयर कंपनी फॉरफिट किया, 2000 शेयर री इशू कर दिया, मतलब जितना शेयर फॉरफिट किया था सारा का सारा री इशू कर दिया। इट्स द केस ऑफ फुल्ली री इशू। कितना करके री इशू किया, जो शेयर री इशू किया उसका फेस वैल्यू कितना, 10 रुपया। कितना में री इशू किया, 9 रुपया। 10 का शेयर कंपनी 9 में बेच दिया, तो री इशू पे लॉस कितना, 1 रुपया। अब एकदम फॉरफीचर इशू खत्म होने वाला है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना, 7 रुपया। री इशू का लॉस कितना, 1 रुपया। तो देखो प्रॉफिट ऑन री इशू, प्रॉफिट ऑन री इशू, प्रॉफिट ऑन री इशू कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू, माइनस लॉस ऑन री इशू। तो यही फॉर्मूला है, ठीक है, इसको छोड़कर दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना, री इशू का लॉस कितना, तो 7 रुपया कंपनी छीन के रख लिया, उधर कंपनी जब री इशू करने गया उसी को तो 1 रुपया का लॉस हो गया, तो फाइनल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6 रुपया करके। तो ये जो फाइनल प्रॉफिट है 6 रुपया करके, इसी को बोलेंगे प्रॉफिट ऑन री इशू। और कितना शेयर कंपनी री इशू किया है, 2000 शेयर। कंपनी कितना शेयर फॉरफिट किया है, 2000 शेयर। कंपनी 2000 शेयर फॉरफिट किया, 2000 शेयर री इशू किया। ये फुल्ली री इशू है कि पार्टली री इशू, फुल्ली री इशू। कंपनी कितना करके री इशू कर रहा है, एक एक शेयर 9 रुपया, री इशू प्राइस 9 रुपया। लॉस ऑन री इशू कितना, 1 रुपया। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना, 7 रुपया। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, एक शेयर का सोचो 7 रुपया, एक शेयर का लॉस 1 रुपया, तो फाइनल प्रॉफिट 6 रुपया। तो एक शेयर पे री इशू पे, एक शेयर पे प्रॉफिट 6 रुपया है। कितना शेयर कंपनी री इशू किया, 2000, तो 2000 शेयर पे 6 रुपया करके 12000। अब थोड़ा सा चेंज लाते हैं। मान लो कंपनी 1800 शेयर री इशू किया, ठीक है, 2000 शेयर फॉरफिट करने के बाद 1800 शेयर री इशू किया, 1800 शेयर, 1800 शेयर, मतलब कंपनी फॉरफिट किया था 2000 शेयर, बट री इशू किया 1800 शेयर, बाकी 200 शेयर अभी री इशू नहीं किया है, वो कंपनी के स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कंपनी कितना शेयर री इशू किया, 1800, कितना फॉरफिट किया था, 2000। ये फुल्ली री इशू है कि पार्टली री इशू, पार्टली री इशू। अब यहाँ पे आंसर कैसे निकलेगा, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना, 7 रुपया। री इशू का लॉस कितना, 1 रुपया। हमेशा एक शेयर के बारे में सोचो, एक शेयर का प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 7 रुपया, एक शेयर का री इशू का लॉस 1 रुपया।
तो फाइनल प्रॉफिट अभी भी पर शेयर पे 6 रुपया करके। और कितना शेयर कंपनी रीइश्यू किया? 1800। सो 1800 इंटू 6 रुपया, जो भी आएगा आंसर 10,800। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। अनपेड, सपोज अनपेड है 2 रुपया, ठीक है, अनपेड है 2 रुपया और पेड अप तब हो जाएगा मान लो 8 रुपया, ठीक है, पेड अप हो गया 8 रुपया और रीइश्यू का प्राइस 11 रुपया, ठीक है, रीइश्यू का प्राइस कितना है? 11 रुपया। तो सबको वो फॉर्मूला लिख लिया था क्या कॉपी में? दिमाग में है तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, 4 बार बोल देते याद आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन, याद हो गया, इतना बोल रहे क्या है। तो चलो अब कौन आएगा बताओ? तुम इधर आ जाओ, एक काम करो, नहीं ऐसे ठीक है, आ जाओ कर दो। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सिचुएशन क्या, देखो तुम अनूप हो, तुमको बुलाया गया बोर्ड पे, चीज को समझो। ओके, तो अनूप एक शेयर होल्डर है, ये अनूप है, ठीक है, एक बार फिर से हाय कर दो। फेस वैल्यू 10 रुपया, ठीक है, पेड अप कितना? 8 रुपया। 10 रुपया में इसने 8 रुपया दे रखा है, तो कितना रुपया नहीं दिया पर शेयर? 2 रुपया नहीं दिया। कंपनी इसका शेयर जब्त कर लिया, कितना शेयर था? 2000 शेयर। क्लियर? और कंपनी जब्त करके इसका शेयर रीइश्यू किया है, कितना में रीइश्यू किया है? 11 रुपया करके। शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10, 11 करके रीइश्यू किया है। कितना शेयर रीइश्यू किया है? 1800 शेयर। तो तुमको बस अनुप इतना बताना है कि पर शेयर प्रॉफिट कितना। देखो हम तुमको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 8 रुपया कंपनी छीन के रख लिया था, ठीक है, ये कंपनी का प्रॉफिट है पर शेयर। ये रिटर्न करेगा कंपनी? नहीं, रिटर्न नहीं करेगा। 8 रुपया छीन के रख लिया था। और तुम यहाँ पे देखो शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। और कितना कंपनी उसके बदले ले रहा है? 10 के बदले कितना ले रहा है? 11। तो कंपनी को यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी को, तो यहाँ देखो कंपनी क्या ये 8 रुपए रिटर्न करेगा? सबको रिटर्न 8 रुपए रिटर्न करेगा? नहीं। अच्छा, कंपनी यहाँ पे शेयर रीइश्यू कर रहा है किसी और को, और जो शेयर रीइश्यू हो रहा है उसका फेस वैल्यू कितना? 10 रुपया। रीइश्यू प्राइस कितना? 11 रुपया। तो यहाँ पे फायदा हो रहा है कंपनी को कि लॉस हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे कितना फायदा हो रहा है? 8 रुपए का। यहाँ पे कितना फायदा हो रहा है? 1 रुपया। कितना प्रॉफिट हुआ? 9 रुपया। कितना प्रॉफिट हुआ? 9 रुपया। 9 रुपया प्रॉफिट नहीं है। कोई और? 8 ही होगा। वेरी गुड। तो आंसर है 8 रुपया, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 8 रुपया। क्लियर? क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। देखो तुम्हें अपने अंदर से आंसर आएगा, ठीक है, बैठ जाओ। अब तुम्हें अंदर देखो यहाँ पे कंफ्यूज किया गया था अनूप को, उसका कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये जानबूझ के ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था, उसको बार बार उसके दिमाग में डाला गया था प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, उसको साफ साफ दिख रहा था प्रॉफिट 8 रुपया, प्रॉफिट 1 रुपया, ठीक है। ऐसा एग्जाम में भी होगा। हमको याद रखना है प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। यहाँ प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना? 8 रुपया। रीइश्यू का लॉस कितना? 0। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 8 रुपया, रीइश्यू का लॉस 0। 8 माइनस 0 इज 8 रुपीज। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 8 रुपया। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन ऐसे ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन। रीइश्यू पे जो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपया, हाँ, वो प्रीमियम में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। सिचुएशन ऐसे ले लेते हैं, सपोज पेड अप, ठीक है, पेड अप 6 रुपया है, पेड अप 6 रुपया है, ठीक है, पेड अप 6 रुपया है, अनपेड 2 रुपया है। तो मेरा ये क्वेश्चन आ रहा है, हमको बताओ कि अगर पेड अप फेस वैल्यू 10 रुपया, देखे पेड अप 6 रुपया, अनपेड 2 रुपया, और इस सिचुएशन पे ही इसी पॉइंट पे कंपनी उसका शेयर जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया, तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पे कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपया कॉल्ड अप है, समझ में आ रहा है। कंपनी उससे 8 रुपया मांगा, जिसमें से वो 2 रुपया नहीं दे पाया और 6 रुपया दिया है, और शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। फेस वैल्यू 10 रुपया, पेड अप वैल्यू 6 रुपया, अनपेड वैल्यू 2 रुपया, कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपया। फुल्ली कॉल्ड अप की पार्टली कॉल्ड अप? पार्टली कॉल्ड अप। क्लियर? ओके। अब पार्टली कॉल्ड अप शेयर फॉरफिट हो रहा है, क्लियर, और रीइश्यू हो रहा है बाद में। तो मान लेते हैं 2000 का 2000 ही रीइश्यू हो रहा है। 2000 शेयर्स एट
rate rupees 5, rupees 8 paid up, at the rate rupees 5, rupees 8 paid up। तो अनु देखो तुमसे अभी कुछ क्वेश्चन एक बार हाई हेलो कर दो, इसने फिर से हाई हेलो कर दिया है, इसका हाई हेलो का एक्सेप्ट कर लेना सब कोई, ठीक है। अगर मेरा जबरदस्ती नहीं है, आप करना हो तो कर लेना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी लिखना चाहिए लोगों को। तो अनु क्वेश्चन यहाँ पे ये है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, पेड अप 6 रुपया है, 2 रुपया अनपेड है। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, पेड अप 6 रुपया, अनपेड 2 रुपया। कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपीज। 8 रुपीज, ओके। और यहाँ पे अनपेड कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स में जाएगा पर शेयर 2 रुपया। ओके। और कंपनी का जो बैंक अकाउंट में कितना रुपया आया था 6 अनूप रुपया। के द्वारा? 6 रुपया पर शेयर, ओके। कंपनी ने उसका शेयर्स जब्त कर लिया, कंपनी उसका 2000 शेयर रीइश्यू कर रहा है। यहाँ पे रीइश्यू प्राइस कितना है? 8 रुपया। यहाँ पे रीइश्यू प्राइस कितना है? ध्यान से इस लाइन को पढ़ो। 2000 शेयर्स एट द रेट ₹5। क्या सबको दिख रहा है? थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाना। 2000 शेयर्स एट द रेट ₹5, ₹8 पेड अप। यहाँ पे रीइश्यू प्राइस कितना है? 5 कैसे समझ में आया वो रीइश्यू प्राइस है? एट द रेट ₹5। हाँ, तो एक शेयर पे कंपनी 5 रुपया दे रहा है, ठीक है, तो कंपनी को 5 रुपया मिल रहा है। और जो शेयर कंपनी रीइश्यू किया उसका पेड अप वैल्यू, उसका वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। उसका वैल्यू 8 रुपया, अच्छा। ठीक है, उसका वैल्यू कितना है? 8 रुपये का। पेड अप कितना है? 8 रुपया। क्या ये फुल्ली कॉल्ड अप था? नहीं, पार्टली था, तो ये भी पार्टली रहेगा ना। ठीक है। क्लियर? 8 रुपया। तो यहाँ पे लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर कितना? लॉस ऑन रीइश्यू कितना का शेयर कंपनी कितना में रीइश्यू कर रहा है पर शेयर? यहाँ पे 8 रुपया का 8 रुपये में ही 8 रुपए का शेयर कितना में इशू कर रहा है? 8 रुपये में ही इशू कर 8 रुपए का शेयर कितना में इशू कर रहा है? 5 रुपए में इशू कर रहा है। तुमने अभी आंसर दिया था। 8 रुपए का शेयर 5 रुपए। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। हम सिर्फ देखने में डेंजरस, ऐसे डेंजरस नहीं। 8 रुपए का शेयर कंपनी 5 रुपए में इशू कर रहा है। तो रीइशू पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कंपनी ने कितना का शेयर कितना में इशू किया? लॉस हो रहा है। कंपनी ने कितना का शेयर कितना में इशू किया? ये लाइन को देखो, कंपनी ने कितना का शेयर कितना में इशू किया? 8 रुपये का शेयर को 5 रुपये में इशू किया। रीइशू किया। तो 8 रुपए का चीज कंपनी अगर 5 रुपए में बेचेगा तो कंपनी का बैंक अकाउंट में कितना रुपया आ रहा है? 5 रुपया। 5 रुपया आ रहा है। और उसका दाम कितना था? 8 रुपया था। तो लॉस कितना हुआ? 3 रुपया। अब फिर से पूरा क्वेश्चन को देख के बताओ, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना? 3 रुपया। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर पर शेयर 3 रुपया। ठीक से देख के बताओ, पूरा अच्छा से पढ़ो, अच्छा से देखो। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 3 रुपया। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन ऐसे ही हमारा क्वेश्चन होता है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना? 3 रुपया। नहीं, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 3 रुपया नहीं है। कितना है? 6 रुपया। 6 ठीक है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पूछ रहे हैं, फाइनल पे नहीं चले जा रहे हैं। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 6 रुपया। रुपया। रीइशू का लॉस कितना? 3 रुपया। 3 रुपया। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 6 रुपया, रीइशू का लॉस 3 रुपया। तो प्रॉफिट माइनस लॉस कितना बचा? 3 रुपया। और कितना शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2000। कौन सा 2000 शेयर्स? फॉरफिटेड की रीइशूड? रीइशू। जितना शेयर रीइशू इसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? तो देखो अनूप ने बहुत अच्छा ट्राई के लिए उसको अभी गिफ्ट दिया जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गिफ्ट का है, पिटारे में से क्या निकलता है? तो गिफ्ट अभी जो है आज हम लोग चॉकलेट दे रहे हैं गिफ्ट में, ठीक है। तो आ जाओ, गिफ्ट मिल रहा है, चॉकलेट मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके गिफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे तरह करके क्या होगा, स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाएगा। क्लियर? आज अनूप को क्यों बुलाया? बिकॉज अनूप जो है वो क्वेश्चन में उसको थोड़ा बैंड होना पड़ेगा, ठीक है। आई एम नॉट अ कॉम्प्लेन बॉय। अनूप जो है वहाँ पे था तो उसको थोड़ा बैंड हमने करवा दिया। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं। क्लियर कर लेते हैं। 10 रुपया का शेयर था, 10 रुपया का शेयर था, ठीक है। पेड अप कितना? 6 रुपया। शेयर होल्डर 6 रुपया दे रखा था, शेयर होल्डर 6 रुपया दे रखा है। तो कितना रुपया उसने नहीं दिया था? 2 रुपया। तो कंपनी से मांगा कितना था? 8 रुपया कॉल्ड अप है, जिसमें अनपेड कितना है? 2 रुपया। पेड अप कितना है? 6 रुपया। यहाँ पे बातचीत हो रहा है, अंदर रख, ठीक है। सो ये सब एंजॉयमेंट के लिए आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो अगर आप ज्वाइन करें तो आपको भी ऐसा मौका मिलेगा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए और इस तरह से अच्छा आंसर देने के लिए। आंसर देने से क्या होता है? मोटिवेट होता है स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कुछ नहीं है।
सो पेड अप कितना 6 रुपया, अनपेड 2 रुपया, तो कॉल्ड अप कितना हो गया 8 रुपया, एंड फेस वैल्यू कितना 10 रुपया, सो अनपेड कितना, अनपेड 2 रुपया, पेड अप कॉल्ड अप फेस वैल्यू फुल्ली कॉल्ड अप की पार्टली कॉल्ड अप, पार्टली कॉल्ड अप। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितना 2000। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड कितना 1200। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड बट नॉट रीइशूड कितना 800। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड बट नॉट रीइशूड 800। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड एंड रीइशूड कितना 1200। यहाँ पे रीइशू प्राइस कितना 5 रुपया। यहाँ पे लॉस ऑन रीइशू कितना, यहाँ पे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स रीइशूड कितना 8 रुपये। ये फुल्ली पेड अप है क्योंकि फेस वैल्यू कितना है 10। अरे फेस वैल्यू 10। क्लियर, समझ में आ रहा है? जर्नल वाला पेज में चले जाओ, नोट्स लिख लेते हैं। बस और 5 मिनट का क्लास बचा हुआ है, खड़ी देख के 5 मिनट का फिर खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 तक हो गया था, 4 से आ जाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 से आ जाते हैं। पहले फॉरफीचर का एंट्री। फॉरफीचर का एंट्री में हम शेयर होल्डर से शेयर छीन ले रहे हैं। कंपनी जब शेयर इशू करता है तो कंपनी का कैपिटल बढ़ जाता है। इशूड शेयर जब कंपनी छीन लेगा तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। कंपनी जब शेयर इशू करता है तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। इशूड शेयर जब कंपनी वापस छीन लेगा, अपने तरफ खींच लेगा, तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल कम हो जाएगा तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड, number of equity shares forfeited into called up value per share, called up value per share, called up value per share, number of equity shares forfeited into called up value per share। इसका मतलब फॉरफीचर का एंट्री में सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। कौन सा वैल्यू पे, कॉल्ड अप वैल्यू पे। तो कॉल्ड अप वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है कि वो फुल्ली कॉल्ड अप है कि पार्टली कॉल्ड अप है। ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप भी हो सकता है, पार्टली कॉल्ड अप भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। फॉरफीचर का एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट है मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर, तो इसको कैंसिल कर दे रहे हैं हम लोग। जिसका शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं उसका प्रीमियम का पैसा कैंसिल कर दे रहे हैं। तो कैंसिल कर दे रहे हैं इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जा रहा है। ब्रैकेट में लिख लो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स forfeited into premium per share, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर। और इसके ठीक सामने हम लोग एक स्माइली बना लेंगे। ठीक है, वो भी रेड पेन से बनाएंगे और इसके रिगार्डिंग नोट लिखेंगे हम लोग एंड में। इसके पास रेड पेन नहीं है। क्लियर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट कर लिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड इनटू प्रीमियम पर शेयर। टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर। जितना भी कॉल्स इन अरियर हमने होप के साथ रेस कर रखा था, विद होप हमने रेस कर रखा था कॉल्स इन अरियर डेबिट, अब होपलेस होके उस होप को हम लोग कैंसिल कर देंगे, कॉल्स इन अरियर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड इनटू अनपेड वैल्यू पर शेयर,
अनपेड वैल्यू पर शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड इनटू अनपेड वैल्यू पर शेयर, और लास्ट में आ जाएगा टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर, number of equity shares forfeited, number of equity shares forfeited into paid up value per share, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। अब लास्ट में इसमें चलिए तो नोट नंबर 1, लास्ट लाइन, नोट नंबर 1। देखो अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम फेल किया है, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, तभी हम उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे, कैंसिल करेंगे। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे रखा है तब सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉरफीचर का एंट्री में नहीं आएगा। तो फॉरफीचर का एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी आएगा अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम फेल किया है, तभी उसको कैंसिल करेंगे। लिखो नोट में, इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, if the shareholder fails to pay the amount of securities premium, then only securities premium account will be debited in the entry of forfeiture, then only securities premium account will be debited in the entry of forfeiture, अगर हिंदी में समझेंगे तो हिंदी में क्या बोलने मांग रहा है, अगर शेयर होल्डर ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तभी फॉरफीचर का एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे। अगर बंगला में समझेंगे तो बंगला में कैसे होगा, যদি शेयर होल्डर सिक्योरिटीज प्रीमियम टाका দেয়নি তাহলেই আমরা सिक्योरिटीज प्रीमियम के फॉरफीचर एंट्रीতে डेबिट कर देबो। अगर भोजपुरी में समझेंगे तो कैसे होगा, अगर शेयर होल्डर जन बा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं के देले बा, ठीक बा, तो का करल जाई ओकरा में हम लोग फॉरफीचर का एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम के डेबिट कर देम हम लोग, ठीक बा। अगर शेयर होल्डर जोन बा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा देवे भुला गेल बा, ठीक बा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा देवे भुला गेल बा, ना दे सकल, काहे ना दे सकल भाई, ओकर असमर्थ रहे, ना दे सकल, पैसा ना रहे, ओकर पैसा कौड़ी के कमी रहे, धन के कमी रहे, तो ओकरे खातिर पैसा ना दे सकल था, तो ओकर खातिर का बोली कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के हमनी के डेबिट कर देल जाए, ठीक बा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के हमनी के डेबिट कर देल जाए इन द एंट्री ऑफ फॉरफीचर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।